विद्यार्थियों, इस वीडियो में कक्षा 10 का चौथा लेसन का अध्ययन करेंगे। 30% सिलेबस घटाने के बाद में जो पाठ बचे हुए हैं, लेसन बचे हैं कक्षा 10 हिंदी में, उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। ये चौथा लेसन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला इनका उपनाम था। कवि परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा कक्षा 9वीं तक महिसादल में हुई थी। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा से विशेष रूप से प्रभावित थे। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों तथा संघर्षों से भरा रहा। साहित्यिक जीवन में भी उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। वे छायावादी एवं प्रगतिवादी कवि तथा मुक्तक छंद के प्रथम प्रयोक्ता थे। हिंदी में मुक्तक छंद के प्रथम प्रयोक्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को माना जाता है। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, प्रिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते हैं। इनके अलावा उन्होंने उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध भी लिखे हैं। पाठ परिचय। हमारे पाठ्यक्रम में उनकी 2 रचनाएं शामिल की गई हैं। पहली कविता है उत्साह है और दूसरी है अट नहीं रही है। उत्साह कविता का परिचय हम पढ़ते हैं। उत्साह शीर्षक कविता एक आह्वान गीत है। इसमें बादलों के माध्यम से मानव के उत्साह का वर्णन हुआ है। कविता में बादल एक ओर पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है, तो दूसरी ओर बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। दूसरी कविता है अट नहीं रही है, जिसका परिचय है। इस कविता में निराला ने फागुन मास की मस्ती और शोभा का मनमोहक वर्णन किया है। कवि ने फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता और प्राकृतिक उल्लास को लेकर आह्लाद व्यक्त किया है, अपने आनंद को व्यक्त किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो 2 कविताएं कक्षा 10 हिंदी में सम्मिलित की गई, उनकी 100% व्याख्या हम पढ़ेंगे। उत्साह कविता का पहला पद है बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। इस पद के कठिन शब्दार्थ हैं घोर भयंकर, गगन यानी आकाश, धाराधर बादल, ललित सुंदर, विद्युत छवि बिजली की उज्जवल शोभा, और यानी हृदय, वज्र कठोर भीषण, नूतन यानी नई। प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता उत्साह से लिया गया है। यह एक आह्वान गीत है। बादलों को बरसने को कहते हैं क्योंकि बादल नई चेतना, नए अंकुर को जन्म देते हैं। पहले पद की व्याख्या है उपरोक्त पंक्तियों में, ऊपर लिखी गई पंक्तियों में कवि निराला ने उस सुंदर वातावरण का वर्णन किया है जब आकाश काले काले बादलों से भर जाता है, बिजली चमकने और बादलों के गर्जन का शोर होता है। तब कवि बादलों को संबोधित करता हुआ कहता है कि हे बादल, तुम गरजो, समस्त आकाश को घेर घेर कर मूसलाधार वर्षा करो। हे बादल, तुम अत्यंत हे बादल, तुम अत्यंत सुंदर हो। तुम्हारा स्वरूप छोटे बालक के समान है, जिसके सिर पर काले घुंघराले बाल हैं, या बादलों का मानवीकरण किया गया है। कवि कहते हैं कि ओ काले रंग के सुंदर सुंदर घुंघराले बादल, तुम पूरे आसमान को घेर कर जोरदार ढंग से गर्जना करो। तुम अबोध
असमझ बालकों की कल्पना के समान पाले गए हो। तुम अपने हृदय में बिजली की शोभा को धारण करते हो। तुम नवीन सृष्टि करने वाले हो, तुम नया निर्माण करने वाले हो। तुम जल रूपी नवीन जीवन प्रदान करने वाले हो। तुम्हारे अंदर वज्रपात की शक्ति छुपी हुई है, अर्थात परिवर्तन करवाना ही तुम्हारा नियम है। तुम मेरे हृदय में नई कविता को जन्म दो और संसार को फिर से नवीन प्रेरणा से भर दो। हे बादल, तुम गरजो या बादलों के माध्यम से कवि नव युवकों में उत्साह का संचार करते हैं। तो बादल कविता का पहला पद कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया है। इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम छोटे बालक के समान हो। तुम्हारे बादल छोटे बच्चों के घुंघराले बालों के समान दिखाई दे रहे हैं। तुम आसमान को चारों ओर से घेर करके भयंकर गर्जना करो, मूसलाधार वर्षा करो, ताकि चारों ओर नवीन निर्माण हो सके, नवीन सृष्टि हो सके। क्योंकि तुम नया जीवन प्रदान करने वाले हो। तुम्हारे हृदय में बिजली की शोभा विराजमान है। तुम्हारे अंदर वज्रपात की जैसी शक्ति छिपी हुई है, अर्थात तुम परिवर्तन कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप मेरे हृदय में एक नई कविता को जन्म दो, ताकि मैं भी संसार को कोई नई प्रेरणा दे सकूं। हे बादल, इसलिए तुम गरजो और मूसलाधार बरसात करो। विशेष है, कवि द्वारा बादलों का सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया गया है। बादल पौरुष और क्रांति का प्रतीक बताया गया है। पद्यांश में प्रयुक्त भाषा खड़ी बोली हिंदी तथा मुक्तक छंद है। किसी छंद का प्रयोग नहीं किया गया है। उपमा अलंकार तथा तत्सम शब्द का प्रयोग है। भाषा सरल एवं सहज ही ग्रहणीय है। बादल कविता का दूसरा उत्साह कविता का दूसरा पद है। विकल विकल उन्मन, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधा के सकल जन। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। इस पद के कठिन शब्दार्थ हैं। विकल यानी व्याकुल, बेचैन, उन्मन यानी अनमना, उदास, निधाग यानी गर्मी, सकल यानी सारे, अज्ञात यानी अनजान, अनंत यानी आकाश, तप्त यानी गर्म, धरा यानी पृथ्वी। प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता उत्साह से लिया गया है, जिसमें बादल का वर्णन है। इसमें कवि ने गर्मी से बेहाल लोगों के बारे में वर्णन किया है। भावार्थ है, कवि बादल को संबोधित करता हुआ कहता है कि हे बादल, गर्मी की तपन के कारण सारी धरती के लोग व्याकुल तथा बेचैन हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं। इस कारण इनका मन कहीं और नहीं लग रहा है। इसी समय इस अनंत आकाश में न मालूम तुम किस ओर से आकर छा गए। हे बादल, तुम बरसकर इस गर्मी के ताप से तपी हुई इस धरती को शीतलता प्रदान करो। हे बादल, गरज कर बरसो। धरती पर वर्षा हो जाने के बाद लोग भीषण गर्मी से राहत पाते हैं और उनका मन फिर नए उत्साह और उमंग से संचारित होने लगता है, अर्थात कार्य की नई आशाएं जन्म लेती हैं। उत्साह कविता में दूसरा पद, जिसमें कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि गर्मी की तपन के कारण सारी धरती पर जितने भी लोग रहते हैं वे बहुत ही बेचैन और उदास हैं। इस कारण से उनका कहीं पर मन नहीं लग रहा है। तुम आकाश में न जाने किस ओर से आकर के छा गए हो। तुम बरसो और बरस करके गर्मी के ताप से तपी हुई इस धरती को शीतलता प्रदान करो, अर्थात आप भयंकर मूसलाधार बरसात करो।
धरती पर जब आप वर्षा करेंगे तो इस भीषण गर्मी से, भयंकर गर्मी से इस धरती पर रहने वाले सभी लोगों को राहत मिलेगी। उनके मन में एक नया जोश, उमंग और उत्साह का संचार होगा। उनमें किसी कार्य को लेकर के नई नई आशाएं जन्म लेंगी, जिससे वे किसी कार्य को कर पाएंगे। विशेष है, बादल जन आकांक्षाओं की पूर्ति का साधन है, जो उमड़ घुमड़ कर अपनी करुणा रूपी जल वर्षा से धरती को हरा भरा करते हैं। खड़ी बोली हिंदी मुक्तक छंद ओज गुण का प्रयोग हुआ है। भाषा का सरल सहज रूप प्रस्तुत है। हमारी पाठ्य पुस्तक में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दूसरी कविता सम्मिलित की गई है, जिसका नाम है अट नहीं रही है। अट नहीं रही है आबा फागुन की, तन सट नहीं रही है। अट नहीं रही है आबा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कहीं कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। उड़ने को नम में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। आँख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी हैं उर्मी मंद गंध पुष्प माल। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। तो हमारी पाठ्य पुस्तक में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई कविता अट नहीं रही है सम्मिलित की गई है, जिसको हमने पढ़ा है। इसके कठिन शब्दार्थ हैं अट यानी समाना या प्रविष्ट, आभा चमक, नभ यानी आकाश, पुष्प माल यानी फूलों की माला, पाट पाट यानी जगह जगह, शोभाश्री सौंदर्य से भरपूर, पट नहीं रही समा नहीं रही। प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता अट नहीं रही है से लिया गया है। इसमें फागुन मास की सुंदरता का वर्णन किया गया है। फागुन मास में कितनी सुंदरता चारों ओर फैल जाती है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। फागुन में ऋतुराज बसंत का आगमन होता है और उसकी सुंदरता सबसे अनुपम होती है, सबसे अनोखी होती है, जिसकी तुलना और किसी भी ऋतु से नहीं की जा सकती। तो फागुन के महीने में वसंत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है, ऋतुओं का राजा कहा जाता है। वसंत ऋतु के आगमन से कितनी सुंदरता चारों ओर फैल जाती है, उसी का वर्णन इस पद में किया गया है, इस कविता में किया गया है। व्याख्या है, कवि फागुन मास की मादकता का वर्णन करते हुए कहता है कि फागुन मास का सौंदर्य इतना अधिक है कि उसकी शोभा समा नहीं पा रही है। ये शोभा प्रकृति के साथ साथ मानव तन यानी शरीर पर भी दृष्टिगोचर हो रही है, दिखाई दे रही है, महसूस की जा रही है। परिणाम स्वरूप मानव चेहरों पर खुशी झलक उठी है। कवि कहता है कि इस महीने में कहीं सुगंधित हवा का झोंका उठता है तो उसे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि तुम खुलकर श्वास ले रहे हो। इससे घर घर महक उठता है। तुम वातावरण में ऐसी मादकता बरतते हो कि मन रूपी पक्षी कल्पनाओं के पंख लगाकर उन्मुक्त स्वतंत्र गगन में आकाश में उड़ने के लिए आतुर हो उड़ता है, बेचैन हो उड़ता है। कवि सर्वत्र फागुन के फैले सौंदर्य का दर्शन करता है, देखता है। उसकी आंखें इस फैले हुए सौंदर्य को देखकर आघाती नहीं है, थकती नहीं है, इसलिए वह अपनी दृष्टि को, नजर को इससे हटा नहीं पाता है। पेड़ पौधों की डालियां हरे हरे पत्तों से लद गई हैं। वे कहीं अपनी हरी तीमा और कहीं लालिमा झलकाती हुई प्रतीत होती हैं। कहीं वृक्षों की गलों में मंद मंद सुगंधित पुष्प खिल गए हैं, जो अपनी
मंद मंद सुगंध को चारों ओर फैला रहे हैं। जगह जगह सौंदर्य राशि इतनी अधिक खिल उठी है कि वह समा नहीं पा रही है, वह सब जगह प्रकट हो रही है। अट नहीं रही है कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, जिसमें फागुन मास में चारों ओर कितनी मादकता फैल जाती है, कितना सौंदर्य फैल जाता है। फागुन मास की जो शोभा होती है वो देखते ही बनती है, चारों ओर समा नहीं पाती है, प्रकृति खिल उठती है। हर मानव के तन यानी शरीर पर भी फागुन मास की जो मादकता है, सुंदरता है, सौंदर्य है, उसको महसूस किया जा सकता है। अर्थात सभी लोग चारों ओर खुश रहते हैं, खुशी से झूम उठते हैं। कवि ने लिखा है कि फाल्गुन मास में जब बसंत ऋतु का आगमन होता है, चारों ओर फसल पक जाती है, तो एक सुगंधित हवा का झोंका आता है, क्योंकि फसल पक जाती है। उस समय कच्चे अनाज की महक हवा के साथ मिलकर के हवा को सुगंधित करती हुई हर घर तक जाती है। सभी घर उस सुगंध से महक उठते हैं, चारों ओर का वातावरण मादकता से भर जाता है। कवि का मन रूपी पक्षी अपनी कल्पनाओं रूपी पंख लगा करके स्वतंत्र आकाश में उड़ने को बेचैन हो जाता है, क्योंकि चारों ओर फागुन का सौंदर्य फैला हुआ है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला फागुन के उस सौंदर्य को देखते हैं, लगातार देखते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन उनकी आंखें थकती नहीं है, अपनी नजर को हटा नहीं पाते हैं, क्योंकि चारों ओर फागुन के महीने में वसंत ऋतु के आरंभ होने पर चारों ओर पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, फसल पक जाती है, हरियाली छा जाती है, लालिमा चारों ओर झलकती दिखाई देती है। इतनी सुगंधित हवा को महसूस करते हुए कवि खुश हो जाते हैं, और इतने खुश हो जाते हैं कि विचार करने लगते हैं कि फाल्गुन के महीने की जो मादकता है, जो सौंदर्य है, जो सुंदरता है, वो हमारे इस वातावरण में समा नहीं पा रही है। इस कविता का विशेष है, कवि ने प्रकृति का मानकीकरण किया है। मानकीकरण अलंकार है। फागुन मास में प्रकृति के अद्भुत अनोखे सौंदर्य का वर्णन प्रस्तुत किया है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार एवं तत्सम शब्दों का प्रयोग है। भाषा सरल, सहज एवं आलंकारिक है। तो कक्षा 10 में 30% सिलेबस को हटाने के बाद में जो हमारे पद्य के लेसन हैं उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। इस वीडियो में हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई 2 कविता उत्साह और दूसरी अट नहीं रही है को सम्मिलित किया गया है, जिनको हमने लय से पढ़ा, कठिन शब्दार्थ जाने, प्रसंग पढ़ा, भावार्थ यानी व्याख्या जानी पढ़ी और विशेष पढ़ा। यदि हम एक बार 2 बार वीडियोस को देखते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो अवश्य ही आसानी से हम बहुत ही अच्छे तरीके से इनको अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं, इनका रिवाइज कर सकते हैं, और एग्जाम में इनसे संबंधित जो भी कोई प्रश्न यदि पूछा जाता है उनके आंसर हम दे सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जिसने भी इस वीडियो को देखा है, अपने जो भी जितने साथी लोग हैं उन तक वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अवश्य ही सेंड करें, ताकि निःशुल्क कक्षाओं का सभी को फायदा मिल सके। धन्यवाद।